अस्सलाम वालेकुम। आज का ये लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है और इससे पहले हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस कर चुके हैं जिसमें हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की है, हाइपरज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, बाइनोमियल, पॉइजन और अब हम कुछ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे जिनमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि जनरली जो रियल टाइम डेटा है वो कंटिन्यूस होता है और कंटिन्यूस डेटा के जो ट्रेंड्स होते हैं वो जनरली ऐसे होते हैं कि उन पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है रियल टाइम जो डेटा है उसके ट्रेंड्स जो हैं वो इस तरह से होते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे मोस्ट सूटेबल प्रोबेबिलिटी कंसिडर की जाती है। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ समझना होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक ग्राफ के थ्रू, एक कर्व के थ्रू उसको अंडरस्टैंड किया जाता है और इस ग्राफ को या इस कर्व को नॉर्मल कर्व कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये कर्व नॉर्मल कर्व कहलाता है। एक बेल शेप्ड कर्व होता है और बहुत सारे नेचर में जो फिनोमेना होते हैं इंडस्ट्री में, रिसर्च में, वो इस बेल शेप्ड कर्व से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि कोई भी अगर ट्रेंड आता है, चाहे वो एटम वेदर ट्रेंड्स हों, चाहे वो आपके रिजल्ट्स हों किसी क्लास के, चाहे वो एक कोई वो है डिजीज के लिए कोई वैक्सीन बनाई गई है उसके ट्रेंड्स हों। सो हर ट्रेंड में अगर आप देखें तो जब उसका डेटा को एनालाइज किया जाए तो उसमें कुछ लो वैल्यूज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जो नॉर्मल हम जैसी जो सिटीज़ हैं, पाकिस्तान की सिटीज़ हैं, जो माइल्ड क्लाइमेट होता है, वहाँ पे लो टेम्परेचर्स भी कम होते हैं और हाई टेम्परेचर्स भी कम होते हैं और जनरली मॉडरेट टेम्परेचर्स होते हैं। इसी तरह से अगर आपके रिजल्ट्स देखे जाएं किसी क्लास के तो लो मार्क्स कम होंगे, हाई मार्क्स कम होंगे और एवरेज मार्क्स स्कोर करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो ये जो बेल शेप्ड कर्व है इसमें जो टेल्स हैं, दीज आर टू टेल्स, ये और ये बताती हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी वेरी लो वैल्यूज क्योंकि एक्स एक्सिस पे डेटा है रैंडम वेरिएबल का, वेरी लो वैल्यूज एंड वेरी हाई वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि डेटा ट्रेंड क्या फॉलो करता है? डेटा ट्रेंड फॉलो करता है बेल शेप। डेटा की मॉडरेट वैल्यूज या एवरेज जो मॉडरेट यानी जो सेंटर में आती है, कहीं एक्सट्रीम नहीं होती, वो वैल्यूज ज़्यादा होती हैं ज़्यादातर हर डेटा के अंदर, एक्सट्रीम वैल्यूज कम होती हैं। तो उस डेटा की उस जब डेटा ज़्यादा होगा तो प्रोबेबिलिटी भी आपको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे, तो ये कर्व के खुद ब खुद आपको पीक मिल जाएगी वहाँ पे, क्योंकि ये कर्व प्रोबेबिलिटी बता रहा है। तो अगर डेटा क्लस्टर्ड ज़्यादा है, यहाँ पे क्लस्टरिंग हुई हुई है, सेंटर्ड ज़्यादा है इस एरिया में, तो डेटा की प्रोबेबिलिटी जब आप मिलती जाएगी और आप उसको देखते जाएंगे तो यहाँ पे पीक मिल रही होगी, हाई प्रोबेबिलिटी होगी क्योंकि डेटा ज़्यादा है और उसके अकरेंस होने की चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जो हाई लो वैल्यूज़ हैं, यानी वो बच्चे जो कि ओवरऑल डेटा में कम हैं, अगर हम मार्क्स की बात करें जिनके रिजल्ट्स बहुत खराब आए हैं, या वो बच्चे जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो डेटा में ओवरऑल डेटा रिप्रेजेंटेशन में कम होते हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज खुद ब खुद लो हो जाती हैं, तो टेल्स कहलाती हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि इसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने डिस्कवर किया, फॉर्मुलेट किया, डिराइव किया है और ही इज़ अ जर्मन साइंटिस्ट, वेरी मैथमेटिशियन, सॉरी, उनका गॉसियन लॉ है, गॉसेस लॉ है, सॉरी, और इस काफ़ी उन्होंने मैथ्स में और फिजिक्स में उनका काफ़ी काम है। सो इसी तरह से अगर हम इस बेल शेप्ड कर्व को थोड़ा सा और एनालाइज करें, स्टडी करें, तो जो डेटा है वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट हुआ है एज रैंडम वेरिएबल एक्स। इस डेटा का कोई ना कोई एवरेज वैल्यू होगी, मीन वैल्यू, क्योंकि म्यू से रिप्रेजेंट होगी, और ऑब्वियसली एवरेज वैल्यू की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई मिलेगी आपको। उसके बाद एक सिग्मा, एक वेरिएबल होता है सिग्मा, पैरामीटर होता है, सॉरी, सिग्मा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है डेटा में। स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ही बताता है, एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है जो बताती है कि ओवरऑल जितना भी डेटा है वो अपने मीन से कितना डिस्टेंस पर है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट की, फॉर इस केस में जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगी, मेंशन होगी कहीं ना कहीं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपने की वैल्यू को बड़ी आई तो ग्राफ बहुत स्कैटर्ड बनेगा,
इसलिए क्योंकि ओवरऑल जो डेटा है, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हाई है, इट मीन्स कि डेटा अपने सेंटर से थोड़ा दूर दूर है ऑन एवरेज। ओवरऑल एक टोटल नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरऑल ट्रेंड को, या हर डेटा को हम सेंटर से मेजर नहीं कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन पहले ही सारे डिस्टेंसेस को मेजर करके, उनको स्क्वायर करके, उनको सम करके और स्क्वायर रूट लेके आपको एक नंबर दे देता है। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू छोटी हुई तो इट मीन्स डेटा सेंटर्ड है, एक क्लोज है, और ये कर्व जो है या तो इसी तरह का बनेगा या थोड़ा सा और क्लोज हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन की छोटी वैल्यू की वजह से, मीन के आसपास हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डिविएशन इस बायनॉर्मल कर्व में स्टैंडर्ड डिविएशन इंपॉर्टेंट है, मीन वैल्यू इंपॉर्टेंट है डेटा की। ये कर्व ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, उसकी टेल्स होती हैं और डेटा सेंटर पे ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी, आपको उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी खुद ब खुद हाई हो जाएगी, और डेटा की वैल्यूज लो हैं तो उनकी अकरेंस की प्रोबेबिलिटी भी लो हो जाएगी। आफ्टर दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। बिकॉज ऑफ द बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसकी वजह से हम इस रैंडम वेरिएबल को, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कहेंगे। और इसका डेंसिटी फंक्शन, वाई द वर्ड डेंसिटी, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी के अंदर जो फंक्शन को हम कहते हैं, फंक्शन का जो नाम, जो टर्म यूज करते हैं, डेंसिटी फंक्शन है। सो डेंसिटी नॉर्मल, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन चाहिए, यानी जिसे प्रोबेबिलिटी निकाली जा सके, तो वो कैसे निकलेगी? 1/2 सिग्मा, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, e टू द पावर माइनस हाफ x माइनस सिग्मा अपॉन x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर। सो सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डिविएशन है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। सो दे दीज बोथ पैरामीटर्स टेल यू कि मीन से डेटा कितना दूर है। वेरिएंस उस नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में बताता है, और अगर मैं उसको, उसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लूँ तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगी। तो स्क्वायर के साथ हम वर्ड यूज करेंगे वेरिएंस का, और अगर स्क्वायर नहीं होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लिया जाए, तो दिस विल बिकम स्टैंडर्ड डिविएशन। सो ये जो स्टैंडर्ड डेंसिटी फंक्शन निकालने का, एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का ये तरीका है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू आपको पता है, 3.142 2.7 1828, ये वैल्यूज आर नोन टू ऑल ऑफ यू। नाउ व्हाट डज दीज ग्राफ्स, ये ग्राफ्स अगर शिफ्ट होते हैं, इनकी वैल्यूज एक्स एक्सिस पे मूव होती हैं, या ये बहुत स्प्रेड हुए हुए होते हैं, या बहुत स्टीप होते हैं, इनका मकसद, इनका मतलब क्या होता है? व्हाट डू दे टेल यू? कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, स्टैंडर्ड डेविएशन कम ज़्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, इसी तरह से मीन को भी देखा जा सकता है यहाँ पे। सो μ1 एंड μ2 दो वैल्यूज हैं, दो ग्राफ्स हैं। एक ग्राफ जो है उसका सेंटर μ1 है, दूसरा ग्राफ जो है उसका सेंटर μ2 है, दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है। तो ग्राफ का जो सेंटर होगा वो तो डिफरेंट होगा, लेकिन उनका शेप सेम होगा, बिकॉज स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का सेम है, यानी दोनों अपने सेंटर से डेटा जो है दोनों का वो सेम डिस्टेंस पर है। जब सेम डिस्टेंस पर है तो इसका शेप भी सेम बनेगा। ठीक है, यानी जब डेटा प्लॉट हुआ होगा और उनका स्टैंडर्ड डिविएशन सेम आ गया, तो इट मीन्स कि उनका डिस्टेंस, डेटा का डिस्टेंस जो है ओवरऑल स्टैंडर्ड डिविएशन ने सेम बताया है, तो इसलिए उनके ग्राफ के डेटा के पैटर्न्स भी सेम होंगे, इसलिए दोनों ग्राफ आइडेंटिकल बनेंगे। जब डेटा प्लॉट किया गया तो ऑब्वियसली उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली गई, और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है तो इट मीन्स डेटा पैटर्न सेम थे, डेटा पैटर्न सेम थे यानी उनका मीन से डिफरेंस सेम था, तो उनके ग्राफ्स भी सेम बने। ये तो हो गया पहला केस। उसके बाद वी हैव सेम मीन वैल्यू, लेकिन अगर सिग्मा चेंज हुआ तो क्या फ़र्क पड़ता है? सिग्मा जिसका वैल्यू छोटी होगी उसका कर्व भी स्टीप होगा, क्योंकि कम स्मॉल स्टैंडर्ड डिवीजन बताता है कि डेटा इज लेस स्कैटर्ड और मीन के करीब है। और अगर लार्ज वैल्यू है सिग्मा की, उससे आपको ये पता चलता है कि डेटा मीन से दूर है ओवरऑल, और ओवरऑल जो ग्राफ बनेगा वो स्प्रेड हुआ हुआ बनेगा। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू ग्राफ्स। यहाँ पर तो आपको बिल्कुल सेम हाइट मिल रही है, लेकिन इसमें हाइट कम हो गई। वाई द हाइट इज लेस? क्योंकि नॉर्मल कर्व, या जो हमने ये कर्व अभी देखा, ये कर्व बेसिकली प्रोबेबिलिटी का कर्व है। आपको पता है सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी शुड बी 1।
इन एनी डेटा फॉर एनी डेटा सेट। तो ये हमें बताता है नॉर्मल कर्व कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हमेशा क्या मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए, क्योंकि ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं किसी डेटा सेट की जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम प्रोबेबिलिटीज को सम कर दें वी शुड गेट 1। सो क्योंकि कंटिन्यूस डेटा है और कंटिन्यूस डेटा इंटीग्रेट हमें उसमें समीशंस करनी पड़ती हैं। अगर हमें प्रोबेबिलिटी की रेंज मालूम करनी हो, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे हम, एरिया अंडर द कर्व का लगाएंगे। वही अगर यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इट मींस हमें उस दो पॉइंट्स के बीच में एरिया अंडर द कर्व निकालना। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से एक ग्राफ स्कैटर्ड है, क्योंकि इन दोनों को अपना एरिया अंडर द कर्व 1 रखना है। अगर आप डेटा को इस ग्राफ को स्कैटर भी स्प्रेड भी कर दें और उसकी हाइट भी सेम रखें तो ऑब्वियसली इसका एरिया अंडर द कर्व 1 से ज़्यादा है। तो टू मेंटेन द एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1, अगर कोई किसी की हाइट ज़्यादा होगी तो उसकी विड्थ कम हो जाएगी, और अगर किसी ग्राफ में विड्थ ज़्यादा होगी क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो उसकी हाइट भी खुद ब खुद कम हो जानी चाहिए, सो दैट द एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स 1, और होगी डेफिनेटली। यहाँ पे भी सिग्मा ज़्यादा है, छोटा है तो हाइट ज़्यादा है। इस केस में मीन अलग अलग है तो इसमें दो अलग अलग ग्राफ्स बनेंगे, और इसमें सिग्मा की वैल्यू बड़ी थी तो ग्राफ स्प्रेड हो गया, नॉर्मल कर्व स्प्रेड हो गया बेल, और लेकिन साथ में उसकी हाइट भी कम हो। तो दो तीन हमने केसेस देखे जिसके अंदर हमने देखा कि आपको किस तरह के कर्व्स में जो स्प्रेड आता है या वो स्टीप होते हैं उसके रीजंस क्या होते हैं। उसका रीजन स्टैंडर्ड डिवीएशन होता है, और एरिया अंडर द कर्व हमें 1 रखना होता है क्योंकि एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंट द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू 1। नाउ फॉर दिस नॉर्मल कर्व यहाँ पे बना हुआ है मीन और एफ एक्स का, इसके अंदर वी हैव म्यू, म्यू प्लस सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा। सो अगर हम मीन से देखें तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्टेंस इधर ले लिया हमने, कवर किया, तो हम म्यू प्लस सिग्मा पॉइंट आगे बढ़ गए। म्यू में से हमने सिग्मा इन स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस किया तो हम इतने पॉइंट्स या इतना डिस्टेंस यूनिट्स पीछे चले गए। सो म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा में जो कि बिल्कुल सेंटर है जहाँ पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द डेटा मिलता है, it contains 68% of the data, or the probability of this area is 0.68। ये ज़्यादा डेटा इसी में। अच्छा, अगर हम म्यू से 2 सिग्मा 2 स्टैंडर्ड डिवीजन आगे चले जाएं और म्यू से 2 स्टैंडर्ड डिवीजन पीछे चले जाएं, जो भी स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू दी हुई है, so this area mu plus 2 sigma and mu minus 2 sigma gives us 95%, it covers 95% of the area। it means कि probability कितनी होगी 0.95। उसके बाद म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा प्रोबेबिलिटी होगी 99.7% या 0.997, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा ही डेटा कवर हो जाएगा म्यू प्लस 3 सिग्मा और म्यू माइनस 3 सिग्मा। सो ये इसे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो सेंटर में सबसे ज़्यादा कवर होती हैं, एरिया सबसे ज़्यादा कवर आपको यहाँ मिलता है, और जितना आप दूर आ जाते जाएंगे तो प्लस माइनस 2 सिग्मा पे 95% और प्लस माइनस 3 सिग्मा पे 99.7% कवरेज हो जाएगी या एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 99.7 इज 100% ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर हम सिग्मा को देखें, सॉरी बेल शेप्ड कर्व, नॉर्मल कर्व को देखें, तो इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तक यहाँ तक ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, मतलब कर्व अंदर की तरफ है, और इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट बाद इसका कॉनकेव अपवर्ड है, यानी ये कर्व बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया। कर्व तो आया है बट इट्स गोइंग अप नाउ। सो कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव अपवर्ड, और जिस पॉइंट से कर्व चेंज होता है उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। उससे पहले कॉनकेव डाउनवर्ड होता है और नीचे आके उससे कॉनकेव अपवर्ड होता है। So this point where the concave direction changes, concave downward and upward के बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। बाकी कर्व तो मैंने आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि नॉर्मल कर्व है, बेल शेप्ड है, इसकी टेल्स हैं, म्यू है, ये सिग्मा है। लास्ट चीज ये कि जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे किसी भी पॉइंट में जाके एग्जैक्टली जीरो नहीं मिलेगी, अप्रोचेस जीरो हो जाएगी एसिम्प्टोटिकली। इट मीन्स कि ये बिल्कुल पैरेलल ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर जाएगी, लेकिन किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी विल ऑलमोस्ट भी अप्रोचिंग टू जीरो, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होती। सो दिस कर्व रिमेन्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और इट ऑलमोस्ट वेरी नियर टू एक्स एक्सिस लेकिन टच नहीं करता। और म्यू पे यानी मीन पर आपको सिमेट्री मिलती है बेल शेप्ड कर्व में। इस म्यू के दोनों साइड पे एग्जैक्टली सेम ट्रेंड्स हैं,
अगर आपने इस तरह के ट्रेंड मालूम कर लिया इधर डेटा का प्रोबेबिलिटी का क्या ट्रेंड है, तो एग्जैक्टली वही सिमेट्री आप इधर भी लगा सकते। सो इट हेल्प्स, ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तो उसमें आपको काफी हेल्प मिलती है सिमेट्री की वजह से। और जैसा कि मैंने काफी पहले बता दिया था कि एरिया अंडर द कर्व जो है अबव दिस एक्सिस वो 1 के बराबर है। सो अगर हमें दो पॉइंट्स के दरमियान में प्रोबेबिलिटी निकालना हो, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले के लेक्चर्स में कि किसी एक नॉर्मल कंटिन्यूस डेटा में किसी एक पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती है, वी एक्चुअली गो फॉर द रेंजेस और हम रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं। कंटिन्यूस डेटा में एग्जैक्ट डिस्क्रीट पॉइंट तो हमें पता नहीं होते, तो क्या हम किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस सारा डेटा होता है तो हम रेंज के अंदर निकालते हैं। तो अगर आपको x1 x2 के बीच में प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, अब उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस में क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं जिस रेंज पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ताकि उस रेंज के अंदर जितनी प्रोबेबिलिटीज आ रही है उनका सम हमें मिल जाए। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे इस फॉर्मूले को x1 से x2 पर और dx लगा के, यू विल सी कि ये इंटीग्रेशन जो है जिस वेरिएबल पे अप्लाई हो रही है x वेरिएबल पे, वो x एक वेरिएबल एक्सपोनेंशियल की पावर में। सो इट मीन्स इंटीग्रेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर पे अप्लाई होगी, इंटीग्रेशन रूल। दिस इज बेसिकली समथिंग जो कि हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी हो सकता है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम x1 x2 को इंटीग्रेट करें और x वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंशियल में। सो देयर आर डेफिनेटली वेज सो दैट वी कैन वर्क अराउंड और हम x1 x2 जो है जिसमें हमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े एक्सपोनेंशियल के अंदर, क्योंकि अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेंजेस की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे जो कि कंटिन्यूस है, तो हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी और ये फॉर्मूला फिर एक्सपोनेंशियल की पावर में जाकर इंटीग्रेट होगा। सो वी विल सी लेटर के अभी विद इन नेक्स्ट इन द कमिंग नेक्स्ट स्लाइड्स कि हम इसको कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं। और जैसे कि हमने बात की है कि भाई सेम इंटरवल हो, लेकिन अगर ग्राफ्स डिफरेंट हो, यानी एक ज़्यादा स्कैटर्ड है और एक स्टीप है, तो अगर सेम इंटरवल है x1 x2, इस x1 x2 फॉर कर्व A, इस x1 x2 में बहुत छोटा एरिया कवर हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी का सम जो रेंज आएगी x1 x2 के बीच में बहुत छोटी आएगी। लेकिन यही x1 x2 अगर एक कर्व B है और वो स्टीप है, तो उसमें x1 x2 की रेंज के अंदर बहुत डेटा कवर हो रहा है एंड प्रोबेबिलिटी का सम जो होगा इट विल बी अ बिग सम as compared to the sum of curve A। सही। क्योंकि कर्व्स किस पर डिपेंड कर रहे हैं, मीन पर डिपेंड कर रहे हैं, मीन की वजह से आगे पीछे शिफ्ट हो रहे हैं, कर्व इधर शिफ्ट हुआ, इधर शिफ्ट हुआ, मीन डेटा इनका मीन वैल्यू अलग अलग है तो कर्व भी अलग अलग होंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बताता है कि ये डेटा, ये जो कर्व है ये स्टीप होगा या स्कैटर्ड होगा, तो डिफरेंट प्रोबेबिलिटी का सम मिलेगा हमें x1 x2 पे कर्व ए के लिए और कर्व बी के लिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंटीग्रल्स हैं वो नॉर्मल डेंसिटी फंक्शंस के लिए थोड़े मुश्किल हो जाते हैं एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व करना, तो हम उसको वर्क अराउंड करेंगे बाय डूइंग सम ट्रांसफॉर्मेशंस। हम ट्रांसफॉर्म करेंगे डेटा को और ट्रांसफॉर्म करेंगे हम एक और नए वेरिएबल में z वेरिएबल, और हम उसको फिर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल x नहीं कहेंगे, उसको z वेरिएबल कहेंगे। तो z वेरिएबल जो है वो किसके बराबर होता है, जो भी आपने जिस x को आपको ट्रांसफॉर्म करना है z में, उसकी वैल्यू माइनस म्यू, आपको जो रैंडम सॉरी जो नॉर्मल कर्व है उसका म्यू भी पता होगा, सिग्मा भी पता होगा, तो आप ये सब वैल्यूज डाल के x म्यू z सिग्मा की डाल के वैल्यूज इस फॉर्मूले में आप z मालूम कर सकते हैं, नया वेरिएबल z जिसके लिए जिसमें हमें प्रोबेबिलिटीज निकालनी होगी। इट मींस अगर x पे कही गई है तो प्रोबेबिलिटी x पे नहीं निकलेगी, बल्कि पहले हम उसको z में ट्रांसफॉर्म करेंगे z वेरिएबल में और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जब हम z वेरिएबल या ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएंगे तो फिर मीन की वैल्यू म्यू नहीं होगी बल्कि 0 हो जाएगी और स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का रेडियस सिग्मा स्क्वायर होता है और सिर्फ सिग्मा 1 होता है, तो सिग्मा स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट होगा सिग्मा निकालने के लिए तो वो भी 1 ही आएगा। तो जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर ली तो अब मीन 0 हो गया और वेरिएंस 1 हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये मीन 0 कैसे हो गया और वेरिएंस 1 हो गया, क्योंकि आपने पूरा स्केल जो है वो शिफ्ट कर दिया है और रेफरेंस किसको बनाया है, आपने म्यू को बनाया है, जिसका उसके डिफरेंस से लिया है ना आपने, इसलिए अब मीन इसको आपने डिफरेंस के तौर पे ले लिया, तो इसलिए अब मीन जो है वो 0 हो जाए। जब हम पहले हम x1 x2 की इंटीग्रेशन करते थे तो हम ये फॉर रूल यूज कर रहे थे, और अब हम जब z1 z2 में x1 x2 को हमने z1 z2 के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया है,
तो अब लिमिट Z1 Z2 हो जाएंगी, ये पूरी चीज़ जो होगी वो Z के बराबर सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, DZ हो जाएगा। सो दिस इसको हमने थोड़ा सा, क्योंकि ये x की पावर होल स्क्वायर भी हुआ था और एक्सपोनेंशियल में x की पावर स्क्वायर को सॉल्व करना, तो अभी हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है कि हमने Z स्क्वायर D/2 DZ कर लिया है। The transformation has taken place into variable Z. And now the probability we have to find is between Z1 range of Z1 and Z2 rather than between X1 and X2 के बजाय वो Z1 Z2 के रेंज में होगी probability। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जिसमें पहले म्यू अब 0 हो गया है, रेंज जो थी X1 X2 थी अब वो क्या हो गई, Z1 Z2 हो गई है, X एक्सिस X की फॉर्म में था अब ये Z की फॉर्म में हो गया है। सिग्मा जो था वो जो भी था, अब सिग्मा हमेशा क्या होगा, सिग्मा 1 होगा और शेप हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। सच अ डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन 0 है, वेरिएंस या सिग्मा 1 है, उसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इट मींस किसी भी तरह का ग्राफ हो, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे Z में तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली स्टैंडर्ड हो जाएगी और उसका म्यू हमेशा 0 होगा और उसका सिग्मा हमेशा 1 होगा और कर्व हमेशा एक ही फॉर्म में मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ हाउ टू सी द ग्राफ, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और इंटीग्रेशन हो गई और सॉल्व कर लिया हमने, इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन को हमने अपने लिए आसान बना लिया है, बट देयर आर टेबल्स गिवन जिससे हम इसको अपने लिए और कन्वीनियंट कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। और टेबल देखना हमें सीखना पड़ेगा, टेबल देखना इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने बाइनोमियल और पॉइजन के टेबल में देखे थे पिछले लेक्चर्स में कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि उसमें हम सम्स देखते थे प्रोबेबिलिटी की, हमें किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी नहीं मिलती थी, प्रोबेबिलिटी का सम मिलता था। पिछले सारे डेटा पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी सम होकर उस पॉइंट पे मिल रही होती, क्यूमुलेटिव मिलता था, क्यूमुलेटिव में सम। इसी तरह से z वेरिएबल है, इसका y एक्सिस है और इसका x एक्सिस है। y एक्सिस पे आप देखेंगे जो उसकी टेंस या यूनिट वाली जो प्लेस पे जो भी डेटा है, जैसे z की वैल्यू है 2.3, तो आप z की वैल्यू 2.0 देखेंगे पहले और उसके बाद 0.3 देखेंगे, जो भी आपको देखना है। अगर आपको 2.3 एग्जैक्ट मिल गया है, यहाँ पे जैसे मिल गया, ये इस पॉइंट पे मुझे 2.3 मिल गया, z के लिए 2.3 मिल गया, तो डायरेक्टली मैं उसको किस पे जाके रीड कर लूंगी, 0 0। लेकिन अगर 2.33 होता तो 2.3 में इधर देखती और 0.03 में इधर देखती और उन दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होता है, क्योंकि दोनों मिलाकर 2.3 और 0.03 मिलाकर 2.33 बनते और फिर मैं उस जगह पे जो भी डेटा है वो जाके रीड कर लेती 0.9901। सो इट मीन z की वैल्यू 2.33 पे मुझे मिला 0.9901। तो ये भी 2.33 की वैल्यू नहीं है, बल्कि 2.33 तक z का जितना भी वैल्यूज हैं उन सबका सम आपको 2.33 पे क्या मिल रहा है, 0.9901। सो इस कर्व से जो आप एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द कर्व आपको जो टेबल से मिलता है, एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी बताता है आपको। तो किसी भी पॉइंट पे जो एरिया अंडर द कर्व आपको पता चल रहा है, प्रोबेबिलिटी पता चल रही है, वो बेसिकली उस पॉइंट तक सारा जो z का डेटा है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड पे, यानी स्मॉलर वैल्यूज ना, अगर हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, 0 सेंटर में आ गया है, नॉर्मलाइज कर लिया है हमने अपना टेबल। अभी हमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, बीच में क्या होता है, बीच में 0 होता है म्यू की जगह, म्यू की वैल्यू 0 है। तो अगर 3.33 यहाँ लाई करता है, 0 से इस तरफ लाई करता है राइट साइड पे 3.33, तो इस पॉइंट पर 3.33 पर जो वैल्यूज मिल रही हैं बेसिकली वो 3.33 की वैल्यूज नहीं है, बल्कि 3.33 तक पीछे का जितना डेटा है, 0 से नेगेटिव साइड पे जितनी वैल्यूज आ रही है जेड की, वो 0 की जितनी के बाद जितनी वैल्यूज आ रही है, 3.33 तक जितनी भी जेड की वैल्यूज है उन सबका सम आपको इस टेबल से मिला है। सो यू गेट एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व का मतलब ये है कि 3.33 तक सारे डेटा की प्रोबेबिलिटी आपको समों पे मिलती है। सो इस टेबल से आपको z के राइट साइड की लेफ्ट साइड की प्रोबेबिलिटी पता चलेगी। ये z का लेफ्ट साइड है और ये वाइट वाला z का राइट साइड है। तो ये टेबल देखने का तरीका है और शायद हम दूसरे क्वेश्चंस में तो हम टेबल यूज ना करें, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स करने क्वेश्चंस करने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब आपको z की कोई ऐसी वैल्यू देखनी है टेबल में जो कि मौजूद नहीं है टेबल में।
जैसे फॉर एग्जांपल 2.3339, अब यहाँ पर 2.33 तो मौजूद है और उसके बाद 2.34 है, लेकिन 2.339 नहीं है। सो ऐसे डेटा को, ऐसे जेड की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी देखना जो कि इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन उसके नेबरिंग पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं डेटा में, टेबल में। तो हम उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट। इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको ए, यानी एक पॉइंट ए और उसकी उसकी प्रोबेबिलिटी एफ ए, दूसरा पॉइंट बी और उसकी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये ना, क्योंकि कंटिन्यूस डेटा है, एफ बी आपको पता है, तो एक अननोन डेटा भी मालूम किया जा सकता है। और उस डेटा यानी एक सी अगर नोन है तो आप एफ सी मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको डेंसिटी फंक्शन पता है तो आप वो पॉइंट सी मालूम कर सकते हैं। सो ये दो पॉइंट्स हमें नेबरिंग पता थे, ए और बी, उसकी बेसिस पर हम सी भी मालूम कर सकते हैं और हम एफ सी भी मालूम कर सकते हैं। सो इट विल डिपेंड कि हमें क्या मालूम करना है। सो अगर आपको डेटा दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको ए पता है, एफ ए पता है, बी पता है, एफ बी पता है, और सी पर मैं आपसे कहूँ मुझे सी की प्रोबेबिलिटी निकाल के बता दो, वो डेटा में सी वैल्यू है ही, सी का जेड की वैल्यू आपको 3.334, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी निकालो, जेड के लिए 3.334 है ही नहीं। तो वो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हैं? इस फंक्शन से निकाल सकते हैं, एफ सी इंटरपोलेशन कहलाता है, बीच की वैल्यू डेटा पे गैस करना, प्रोबेबिलिटी गैस करना है, डेटा गैस करना। तो आप ये फॉर्मूले में एफ ए डालेंगे, एफ बी डालेंगे, बी और ए डालेंगे, सी के और ए डालेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और एफ सी निकाल लेंगे। ठीक है, अगर तो आपको सी पॉइंट मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है उसकी, लेकिन आपको वो डेटा नहीं पता कि उस डेटा में उस प्रोबेबिलिटी डेटा क्या होगा। तो अगेन इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट है, आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ए एफ बी, बी और ए, यानी एफ ए एफ बी और बी और ए तो आपको पता होने ही चाहिए। उसके अलावा अगर सी मालूम करना है तो एफ सी पता होना चाहिए, और अगर एफ सी मालूम करना है तो सी पता होना चाहिए। यानी इन ये जो पेयर है ना, जो अननोन पेयर है, इसमें से एक पता होना चाहिए तो दूसरा मालूम हो जाएगा इन फॉर्मूले पे। So we can use this formula. फॉर एग्जाम्पल आपको 1.172 मालूम करना था, लेस देन का मतलब क्या है, 1.172 से z की जितनी छोटी वैल्यूज है, यानी राइट साइड पर, लेफ्ट साइड की जो वैल्यूज, तो 1.172 1.17 तो है और 1.18 भी है, लेकिन 1.172 नहीं है। तो ये हमारे लिए सी पॉइंट बन जाएगा, यानी हमें ये सी वैल्यू है, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हमें, क्योंकि डायरेक्टली हमें नहीं मिल रही। तो ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे, ए 1.17 बन जाएगा ए, और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एफ ए, 1.18 बन जाएगा पॉइंट बी, और ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एफ बी। दिस इज पॉइंट सी, और हमें एफ सी मालूम करना है। तो वो हम जो पिछला फॉर्मूला है एफ सी का, उससे हम इंटरपोलेशन के थ्रू एफ सी मालूम कर लेंगे, डायरेक्टली टेबल से हमें नेबरिंग पॉइंट्स पता चल जाते हैं। अब अगर आपको प्रोबेबिलिटी पता है और पॉइंट नहीं पता, तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है 0.87। अब अगर आप डेटा में जाके देखेंगे तो 0.87 और 0.87 की आपको प्रोबेबिलिटी पता है, और आपको उसके ज़रिए मालूम करना है डेटा। तो 0.8708 है ये देख लें, और ये 0.8686 है, ये दो वैल्यूज हैं, इनके बीच में 0.870 आ रहा है। सही है। सो ये बीच में आ रहा है इनके सेंटर में। तो अगेन ये एक पॉइंट बनेगा ए, और ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, दूसरा पॉइंट बनेगा 1.13 बी, और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8708 बन जाएगी। ये जो पॉइंट है ये एफ सी हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, एफ सी हो जाएगा, और सी हमें अननोन है। तो अगेन हम इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगाएंगे पिछली स्लाइड से, और इसको हम मालूम कर लेंगे कि ये हमें इंटरपोलेशन फॉर्मूला से 1.12 मालूम चलेगा। नाउ दिस इज
एक जो हमने अभी बात की टेबल देखना कैसे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल टेबल के क्वेश्चन नहीं है। एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, इसका मतलब ये है कि एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम टेबल से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि टेबल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया हुआ होता है। राइट ऑफ 1.84, राइट ऑफ का मतलब क्या है, z से आगे का मालूम करना है। तो सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है हमें आगे। तो अगर हम z लेस देन 1.84 मालूम कर लें टेबल से, 1.84 से लेस देन की प्रोबेबिलिटी हमें टेबल से पता चल जाएगी, और उसको 1 में से माइनस कर दें तो हमें ग्रेटर देन 1.84 की पता चल सकती है, क्योंकि राइट ऑफ 1.84 का मतलब ये ग्रेटर देन 1.84। तो लेस देन 1.84 हम टेबल से जाके देख लेंगे, z के लिए 1.84 प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें, और हम डायरेक्टली 1 में से माइनस करेंगे तो ग्रेटर वाली प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट हो जाएगी। सही है। दूसरा सवाल है -1.97 और 0.86 के बीच की प्रोबेबिलिटी निकालें। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कर्व है तो 0 सेंटर में होगा, तो -1.97 लेफ्ट होगा, 0.86 राइट पे होगा। इस ग्राफ में आपको स्ट्रेट मालूम करना है, तो आप मालूम करोगे 0.86 तक की प्रोबेबिलिटी, और मालूम करोगे -1.97 तक की प्रोबेबिलिटी, और 0.86 वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस कर दोगे -1.97 वाली प्रोबेबिलिटी। सॉरी, ये 1.97 है, यहाँ पे गलती से ये 1.94 लिखा हुआ है टाइप। सो इनका डिफरेंस विल गिव यू द रेंज। आई होप दिस इज क्लियर। तो सिंपल ये टेबल से देखनी है वैल्यूज, और आपको इसको इसका आंसर दे देना है। तो ये हम जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बेसिकली, ये हम थ्योरी देख रहे हैं कि कर्व्स की जो थ्योरी है उसको कैसे हम सॉल्व करें, या उस थ्योरी को हम कैसे हाउ कैन वी अप्लाई इट, नॉट ऑन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे, लेकिन थ्योरी जो है वो उसको देखना, उसको अप्लाई करना यूजिंग अ टेबल, एक ग्राफ कैसे सॉल्व होता है, वो अभी हम उसकी बेसिक्स हम अभी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, सो 0.7807 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब इस क्वेश्चन के अंदर अगेन इस द सेम कॉन्सेप्ट जो कि हम चला रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमने कुछ ऐसा नया नहीं किया है कि हम कहें कि भाई कोई हमने नया इसमें अप्रोच है इस सवाल के अंदर। और इसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के मालूम करनी है, z ग्रेटर देन के इज अननोन, प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है। तो आप बिल्कुल जाके इसको उल्टा देखोगे, 0.305 की प्रोबेबिलिटी सर्च कराओगे, और उस पर जाके आप क्या देख लोगे, प्रोबेबिलिटी देख लोगे, उस पर आपको जाके रैंडम वेरिएबल z सर्च कर लोगे। मैंने टेबल में अंदर जाके प्रोबेबिलिटी देखनी है 0.3015, और उस पर जाके z की वैल्यू देख लेनी है। जो भी आपने z की वैल्यू देखी वो बेसिकली किसके लिए होगी, लेस वाले के लिए होगी। सो पहले तो आप ये ग्राफ देख लें, यहाँ पे z ग्रेटर देन k, बल्कि सॉरी मैंने शायद उसको थोड़ा कंफ्यूजिंग कर दिया, उसको जस्ट आई जस्ट वांट टू, जो भी मैंने भी बोला उस स्टेटमेंट को आप अभी नल समझे, नलिफाई समझे, दैट इज हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम जो मैंने भी सवाल कराया उसको हम इधर देख लेते हैं। सो ग्रेटर देन के का मतलब ये है कि कोई वैल्यू है के और उससे ज्यादा की प्रोबेबिलिटी, यानी ग्रेटर देन के, नहीं ये वाला एरिया 0.3015। टेबल से हमें क्या मालूम चलता है, हमेशा लेफ्ट का एरिया पता चलता है। तो अगर मैं 1 में से 0.3015 माइनस कर दूं तो मुझे लेफ्ट का एरिया पता चल जाएगा। लेफ्ट एरिया कितना होगा, 0.6985। 0.6985 जाके मैं सर्च कराऊंगी टेबल में इंस्टेड ऑफ 0.3015, और 0.6985 क्योंकि टेबल में सर्च हो सकता है, 0.3015 टेबल में सर्च नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर देन के टेबल्स में z की वैल्यू ग्रेटर देन के लिए टेबल में वैल्यूज नहीं है, लेस के लिए या z के राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो डेटा है उसके लिए टेबल में वैल्यूज सर्च हो जाती है। 0.6985 लेस देन के पे आ गई है वैल्यू, प्रोबेबिलिटी आ गई है 0.6985। जब आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो आप जाके वहां पे सर्च करा लोगे के की वैल्यू। इसी तरह से ये जो ग्रेटर देन एंड लेस देन का क्वेश्चन है, इसको आप ब्रेक कर लोगे हाई और लो वैल्यूज में। ठीक है, के और माइनस पॉइंट के से बड़ा है और 0.18 से छोटा है, तो के से अगर बड़ा है तो इट मींस के डेफिनेटली -0.18 से भी छोटा ही है, यानी रेंज इस तरफ आ रही है, नेगेटिव साइड पे आ रही है। तो आप -0.18 की प्रोबेबिलिटी निकालो और उससे माइनस कर दो के की प्रोबेबिलिटी। तो ये जो सवाल जो यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज की फॉर्म में, ये ब्रेकअप हो जाएगा इस तरह से। अब
लेस देन 0.18 माइनस 0.18 की प्रोबेबिलिटी आप देख लो टेबल से। सही है। और इसी तरह से ये आपको पता चल गया, ये जो आपको पता चल गया। और ये जो रेंज दी हुई है यहाँ पे के और जेड और ये पॉइंट, ये पूरा रेंज है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4197 आपको पता है। तो आप इस डेटा में आपको अपने आपने जो इक्वेशन बनाई थी इसमें -0.18 वाला जो टर्म है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने टेबल से देख ली, ये वाली प्रोबेबिलिटी आपने टेबल में से देख ली, तो आपको क्या मालूम चल सकता है, पी लेस जेड लेस देन के पता चल जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी जेड लेस देन के। जब आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गई तो अब आप इस प्रोबेबिलिटी पे जाकर देखोगे कि जेड की वैल्यू क्या है और वो आप के निकालोगे। तो इट्स ऑल अबाउट टेबल। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप टेबल निकाल में से जाके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई ये सारे जो अपने एग्जांपल्स अभी पिछले किए हैं सब में हमने एक ही चीज दी है, टेबल रीड कैसे करना है, z ग्रेटर देन z लेस देन की वैल्यूज कैसे रीड करनी है, टेबल रेंज कैसे रीड करनी है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो z कैसे निकलेगा, z दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी। बेसिकली हमने ये वैल्यूज इसके ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसके अंदर हमने कवर किया है। अब मैं क्योंकि लेक्चर बड़ा है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रही हूँ, मैंने बेसिक्स बता दिए। अब अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इसके जो आगे के एग्जाम्पल्स हैं और जो प्रैक्टिकली हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रैक्टिकल सिनेरियोस पे अप्लाई करते हैं हम वो वाले क्वेश्चंस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।